बोर का तीसरा लिमिटेशन है बेटा, बाद में बोर से पूछा गया है यार ये बताओ तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बता पा रहे हो ठीक है, एक एटम कभी अकेला क्यों नहीं रहता, हमेशा कंबाइन केमिकल बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल के रूप में क्यों रहता है? बोर के पास इसका भी जवाब नहीं था, तो बोला गया ये भी तुम्हारा लिमिटेशन। लगे हाथ पॉइंट क्रमांक 4 भी मैं आपको लिखाई देता हूं। पॉइंट क्रमांक 4 लिखेंगे मतलब लिमिटेशन क्रमांक 4 लिखेंगे बोर्स मॉडल could not explain क्या द स्पेक्ट्रा, यानी कि स्पेक्ट्रम का प्लूरल होता है बच्चों स्पेक्ट्रा, द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स containing more than one electron। फुल स्टॉप। पॉइंट नंबर 2 लिख लिया सबने बच्चों, हटा दूं? सॉरी पॉइंट क्रमांक 3। चलो पॉइंट क्रमांक 4 लिख लो। एक्चुअली मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि भाई बोर मॉडल तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड था, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करें, वही वाला पॉइंट कह रहा है कि भैया जो वो उन एटम का स्पेक्ट्रा का क्या करेंगे जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके बारे में भी बोर मॉडल कुछ नहीं बता पाया। तो दिस इज लिमिटेशन क्रमांक 4। इतना लिखो तो हाँ बोलो। लिमिटेशन क्रमांक 5 लिखने के पहले सुन लो, 5वां ही पॉइंट होगा ना बच्चों लिमिटेशन में। अब बेटा जो एक्चुअली सच्चाई ये है कि बोर मॉडल में हमने इतनी सारी इंग्लिश पढ़ी, इतनी सारी मैथ्स पढ़ी, इतने सारे फॉर्मूले पढ़े, तब से बोर मॉडल ही पढ़ रहे हैं, और बोर मॉडल ने बढ़िया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी समझा दिया, स्पेक्ट्रल लाइंस भी समझा दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में भी तक क्लासिफिकेशन हो गया, ये सब बोर के दौरान हो चुका था। तो इसके बावजूद चलो मान लिया सर बोर मॉडल कम से कम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए तो ठीक था। एक्चुअली बेटा ये जो 5वां लिमिटेशन है ये एक्चुअली वो लोग हैं जिन्होंने क्वांटम मॉडल का फाउंडेशन स्टोन रखा, और ये वो लोग थे जिन्होंने क्वांटम मॉडल का फाउंडेशन स्टोन रखने के पहले बोर मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। मतलब भाई बोर मॉडल कम से कम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए तो उस ज़माने तक लोग कुछ विवाद नहीं करते थे। 2 लोग ऐसे थे जिसने बोर मॉडल की बुनियाद हिला दी। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए भी जो बोर मॉडल ने कहा था ना, उन्होंने कहा वो बात तक गलत है। और आप कहोगे सर आज की तारीख में आप बताओ, बेटा आज की तारीख में भी सच्चाई यही है कि बोर मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए भी जो बताया गया है वो 85% सही है, 15% वो भी गलत है। अब वो 15% की गलती को उजागर करने वाले व्यक्ति लोग जब अपनी थ्योरी के साथ सामने आए तो बोर मॉडल उन्हें भी नहीं बता पाया, और उन्हें ना बताने के बाद तो एक दो फेल मान लिया गया, और फिर क्वांटम मॉडल के शिलान्यास उन्हीं 2 लोगों ने किया। उनके साथ भी और लोग थे, मतलब एक क्वांटम मॉडल का कभी भी कंट्रीब्यूशन एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता। इनफैक्ट जो भी हम फिज़िक्स आप पूरी इंजीनियरिंग करेंगे ना, जब इंजीनियरिंग कॉलेज जाके जो भी आप फिज़िक्स पढ़ेंगे और करेंगे, इंजीनियर अगर बनते हैं आप तो जो भी आप जानेंगे वो बेटा क्लासिकल फिज़िक्स है। आज की फ़िज़िक्स को क्वांटम फिज़िक्स कहते हैं, जो नई फिज़िक्स है। क्वांटम फिज़िक्स पढ़नी ही अलग पड़ती है। हाँ हो सकता है अगर आप IITs या NITs जाएँ तो क्वांटम फिज़िक्स आपको अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई जाए। हालांकि सब कॉलेजेस में तो नहीं है, हाँ IITs NITs में मिल जाएगा, अलग बात है। लेकिन उसमें ये भी है कि जब मिल जाएगा तो दांत से पसीने में निकलेंगे। एक होता है ED2 और एक होता है क्वांटम फिज़िक्स। इनके पेपर निकालने में दांत से पसीने निकलते हैं। हम लोग को 2nd सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर में NIT कुरुक्षेत्र में चलता था। आपकी खैर जिस हिसाब से आप जिस कॉलेज में जाओ उस हिसाब से आपका भी होगा। मैं फ़िलहाल आगे बढ़ रहा हूँ। तो 5वां लिमिटेशन लिखेंगे जिसने क्वांटम मॉडल को सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए भी गलत कर दिया। तो इंग्लिश लिखेंगे बोर मॉडल वॉज अनसक्सेसफुल। बोर मॉडल, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? वॉज अनसक्सेसफुल टू एक्सप्लेन। ये 2 लोगों की थ्योरियां थी बच्चों, मैं सीधा उनका नाम लिखूंगा। बोर मॉडल वॉज अनसक्सेसफुल टू एक्सप्लेन
बोलूं? Yes, sir. हटा दूं? Yes, sir. तो लिखेंगे बोर मॉडल वॉज अनसक्सेसफुल टू एक्सप्लेन। दो बातें वो बिल्कुल नहीं बता पाया। क्या? अनसक्सेसफुल टू एक्सप्लेन ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर बाय डी ब्रॉगलाई। ये डी ब्रॉगलाई का नाम ही, पहला नाम डी है बेटा, और इसका डी स्मॉल है। अगर आपने ऐसा फ्रेंच वेंच कभी ऐसा देखी, टूर डी फ्रांस ये सब देखा हो, तो उनका कुछ लिपि ऐसी चलती है। तो इसका पहला नाम में डी ही है और डी स्मॉल है, तो डी ब्रॉगलाई है। तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर बाय डी ब्रॉगलाई। एंड एक और चीज़ जो बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन कर पाया बोर थ्योरी, वो क्या था? एंड करके लिखेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलो इतना लिखो तो हाँ बोलो। हटा दो बच्चों। Yes. आपके मन में ये सवाल होगा, सर ये डी ब्रॉगलाई, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये है क्या? बेटा एक्चुअली ये अब हमको पढ़ना है, क्योंकि ये जब हम समझ पाएंगे तो ये बोर मॉडल नहीं समझा पाया था जब उससे सवाल पूछे गए तो नहीं समझा पाया, तो उसने जो बताया था वो तक चीज़ गलत कर दी इन्होंने। आइए इस चीज़ को विस्तार से पढ़ें। और इन्होंने ही आगे फिर क्वांटम मॉडल की डेवलपमेंट में मदद की। तो ये डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम मॉडल के स्टेप में भी इनको पढ़ना चाहिए। तो पॉइंट क्रमांक बी लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। हेडिंग डालो, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। लिखो तो हाँ बोलो। शुरू करें बच्चों। Yes, sir. डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर में बच्चों मैं चाहूँगा आप ब्रैकेट में एक और नाम लिख दें। ब्रैकेट में आप इस चीज़ को लिख दें बच्चों, डी ब्रॉगलाइज इक्वेशन। एक्चुअली ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को समझाने वाला व्यक्ति डी ब्रॉगलाई था, और उसने एक इक्वेशन बनाई थी। जो इक्वेशन बोर से पूछी गई कि ए बोर, अगर ये सही है तो तू कैसे सही है, तो बोर बेचारा चाट गया। हेलो, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब ऐसे अपन, क्योंकि भाई बोर ने जो किया वो हम सब अपने जीवन काल के अपन 2-4 लाख लोग मिलके अपने जीवन काल में नहीं कर सकते। पर मतलब ऐसा मज़ा से पढ़ने की बात है, वरना तो मान लो जितना सम्मान किया जाए कम है बेटा। आगे बढ़ते हैं। हटा दूं? आवाज आ रही सबको? हेलो। Yes, sir. अब बेटा बोर समझाने में क्या असमर्थ हो गया, सबसे पहले तो ये समझ लो। बहुत आसान सी चीज़ है। सब लोग अपना ये भी बोर्ड वोर्ड छोड़, मतलब अपना लैपटॉप मोबाइल छोड़ दो, ऊपर पंखे को देखो। दिख रहा है सबको पंखा? दिख रहा है सबको पंखा? नहीं सर। अबे नालायक, अपने छत में लगा पंखा देखो। अपने छत में पंखा नहीं लगा? नहीं लगा पंखा? Not सर Java. मैं ओपन एरिया में पढ़ रहा हूँ। हाँ तो बेटा फिर आपको अपनी ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ऐसा सोचना पड़ेगा कि क्या कभी आपने अपने जीवन काल में चलता पंखा देखा है। और अगर नहीं देखा हो तो बेटा बहुत Yes, sir, बहुत तकलीफ की बात है। काफ़ी कष्टमय जीवन आपने जिया, इसका अर्थ ही है। पर अगर आपने कभी कहीं स्कूल कॉलेज जाके या कहीं बाहर जाके देखा हो, अगर पंखा ऊपर चल रहा होता है ना बच्चों, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो उसके पर होते हैं ना, जो हल्के होते हैं, अगर वो मोशन में होते हैं वो तो दिखते नहीं हैं। देखा है आपने? मतलब देखा है कि वो नहीं दिखते हैं। You have seen that they are not visible, that exact position cannot be mentioned if they are at velocity. वही बात बेटा, अगर वो जो पंखे का जो मेन वाला बीच का हिस्सा है जो भारी होता है, वो तो सर भले मोशन में तो भी दिख रहा है। ये वैसी बात हो गई बेटा,
कि मैंने एक बॉल आपकी तरफ ली और बॉल आपकी तरफ फेंकी, तो क्योंकि बॉल बड़ी होती है तो मैं जब उसको आपकी तरफ फेंकूंगा तो प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगा ना आपको, तब ना बॉल आप यहाँ पे कैच कर पाओगे। हेलो हेलो। तो कोई ज़्यादा हैवी मास हो ना बेटा, और वो कोई नॉर्मल वी वेलोसिटी से चले, तो फिर भी उसका पूरा प्रोजेक्टाइल दिखता है, मतलब उसका पूरा पाथ दिखता है जिस पे वो ट्रैवल करके आ रहा है। ऐसे ही मानो आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप नए नए क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और कोई बहुत फास्ट बॉलर हो, तो होता है ना बॉल एकदम से घुस जाती है, दिखती भी नहीं है, कहते रही तू तो अभी छोड़ा, ये मेरे विकेट में कहाँ घुस गई। हेलो, ऐसा कभी आपने खुद ऑब्जर्व किया हो या किसी को देखा हो? हेलो, ऐसा भी हो सकता है। हेलो बेटा, रिस्पॉन्स गूंगों, रिस्पॉन्स। यस सर। ठीक है, तो ये मैं अब लगभग वही बात कह रहा हूँ कि अगर वो ढंग का मास को वेलोसिटी ज़्यादा दे दी जाए तो वो आती हुई बॉल तक तो दिखती नहीं है। यही बात डी ब्रॉगलाई ने कहा कि यार बोर, इधर एक बात बताओ तुम मेरे को कि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत निग्लेजिबल है और उसकी वेलोसिटी तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, तो ही ये ऑर्बिट कैसे दिख गा कि वो उसका प्रोजेक्टाइल, उसका जो मोशन है वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट है। तो देखे है खैर। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो ना? बोर की एकमात्र बात जो उसने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए कही थी, उस पर विवाद उठ गया कि यार वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट है, ये कैसे पता तुझे? अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव है तो वो ऐसे भी तो मूव कर सकता है, वेव जैसे। हेलो हेलो। यस सर। यस तो सर। कायदे से तुम ये कैसे कह सकते हो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ से यहाँ तक? ये जो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट है ये तुमने कैसे कह दिया? तुमने जब तुम पंखे, चलते हुए पंखे की एग्जैक्ट स्पीड और पोजीशन नहीं बता पा रहे हो, तो तुम इतने तेज चलते हुए इतने नगण्य मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन भी बता दी थी उसने, तब ना उसने रेडियस निकाला है। हेलो हेलो। वेलोसिटी भी बता दी थी उसने, तब ना उसने वीएन निकाला है एग्जैक्ट। तो बोर से पूछा गया कि बोर भैया, जो एक बड़े ग्रेविटेशनल सिस्टम के लिए मैथ्स लग सकती है, वो तुम अगर ये हल्के इलेक्ट्रॉन के लिए लगाने जाओगे ना तो ये तुम कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ एरर होगा ही होगा। इस बात को डी ब्रॉगलाई ने मैथमेटिकली दुनिया को भी प्रूव किया और बोर को भी बताया। और ये एक्चुअली क्या है बेटा, ड्यूअल बिहेवियर का मतलब समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन में कायदे से मास भी है और एक इलेक्ट्रॉन इतनी तेज़ी से चलता है कि कायदे से वो वेव भी है। तो इलेक्ट्रॉन का अगर मास और वेव दोनों बिहेवियर है उसमें, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी निकालना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। ये बोला गया डी ब्रॉगलाई के द्वारा। किसको? किसको? बोर को। हेलो। और डी ब्रॉगलाई ने बेटा केवल ये बात हवा में नहीं बोली, हमको ये सब कहानी नहीं लिखनी बेटा, हमको सीधा डी ब्रॉगलाइज इक्वेशन लिखनी है। तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों सीधा डी ब्रॉगलाइज इक्वेशन। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों डी ब्रॉगलाइज इक्वेशन, या आप लोग ऐसे लिखिए डी ब्रॉगलाइज वेवलेंथ इज गिवन बाय डी ब्रॉगलाई wavelength is given by। अब बच्चों चलो पहले इतना लिखो तो हाँ बोलो। तो डी ब्रॉगलाई ने कहा वेव नेचर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल नेचर। किसी चीज़ का अगर भार ज़्यादा है तो उसका वेव नेचर कम होगा, वेव नेचर ज़्यादा है तो पार्टिकल नेचर कम होगा। ये कोई डिराइव्ड फॉर्मूला नहीं है बच्चों, डी ब्रॉगलाई की पूरा जीवन लगाने के बाद उसका एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है। और वेव नेचर का स्टैटिस्टिकली देखने के लिए उसने वेव लेंथ का इस्तेमाल किया, पार्टिकल नेचर को देखने के लिए उसने मोमेंटम का इस्तेमाल किया, और उसका कहा कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सिद्ध किया उसने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। लैम्डा और करके लिखेंगे बच्चों नेक्स्ट लाइन से। और शायद आपको पता है लैम्डा, अगर बच्चों डी ब्रॉगलाई ने काम किया है तो आज से हम इस लैम्डा को क्या लिखेंगे? सबस्क्रिप्ट में बच्चों छोटा सा लिख देंगे डीबी। डीबी किस चीज़ को स्टैंड करेगा बच्चों? शायद इतना कॉमन सेंस है आपको, डी ब्रॉगलाई। हेलो। तो लैम्डा डी ब्रॉगलाई
विल बी इक्वल टू, जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दिया मैंने तो इक्वल टू कर दोगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे आया h, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, mv। जानते हो नहीं जानते? हेलो हेलो, Yes, sir. तो लिख लेंगे बच्चों नेक्स्ट लाइन से, मतलब यही चीज़ को कि लैम्डा डी ब्रॉगलाई इज इक्वल टू h अपॉन mv। नेक्स्ट लाइन से लिखो, वेयर लैम्डा डी ब्रॉगलाई की इंग्लिश क्या लिखोगे, क्या कहलाएगा लैम्डा डी ब्रॉगलाई? नेक्स्ट लाइन से लिखो, वेयर लैम्डा डी बी इज डी ब्रॉगलाइज वेवलेंथ, h प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, ये केवल इलेक्ट्रॉन के नहीं, डी ब्रॉगलाई ने हर चीज़ के लिए प्रूव किया ये बात एक्सपेरिमेंटली। समझ में आता है? बोलना पड़ेगा बच्चों। Yes, sir. चलो Yes, sir. बच्चों डी ब्रॉगलाई को आपने क्या डाला हुआ है, पॉइंट क्रमांक कैपिटल बी ना? Yes, sir. इस पॉइंट क्रमांक कैपिटल बी में बच्चों अब तक जो आपने कहानी लिखी है उसको लिख दो पॉइंट क्रमांक 1, क्योंकि डी ब्रॉगलाई में आपको कुछ मैं और बताना चाहूँगा। पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों, डी ब्रॉगलाई में लिखेंगे बच्चों पॉइंट क्रमांक 2, लिखेंगे डेरिवेशन, लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ बोर्स ऑर्बिट यूजिंग डी ब्रॉगलाई इक्वेशन। आप पूरा इंग्लिश लिखिएगा। अब मैं डी ब्रॉगलाई इक्वेशन का इस्तेमाल करके बोर के जो ऑर्बिट था ना उसको डिराइव करने की कोशिश करूंगा। आइए कि देखें कैसे करूंगा। इतना लिखो तो हाँ बोलो। कि बताई गई बेसिक बात को भी गलत कर देगा। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट। इतनी इंग्लिश आप लोग खुद लिखिए। अकॉर्डिंग टू बोर्स पॉस्टुलेट। बच्चों मुझे याद दिलाओ, बोर के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर था? देख के बताओ। कोई नहीं बता पाया। इक्वेशन 1। बोर ने ऐसा कहा था ना कि वही ऑर्बिट कहलाने योग्य है जहां पे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम विच इज एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल होगा h/2π के। यानी कि पहला ऑर्बिट वो होगा जहां मोमेंटम h/2π हो, दूसरा वह होगा ऑर्बिट जो जहां मोमेंटम 2h/2π हो, तीसरा होगा जहां मोमेंटम 3h/2π हो, चौथा ऑर्बिट होगा जहां 4h/2π। याद आया? हेलो, याद आया? हेलो, Yes, sir. आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? कोई रोक रहा है? नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। कोई हाँ वहाँ नहीं बोलता है, पता नहीं क्या पढ़ कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलाइज इक्वेशन। डी ब्रॉगलाइज इक्वेशन लैम्डा डी बी के हिसाब से बच्चों हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इसको इक्वेशन 2 मत बनाओ। और आई कैन से mv इज इक्वल टू h/λ। हेलो, हाँ डी ब्रॉगलाई वेवलेंथ है इसलिए पहले लैम्डा डी भी लिखा है। एक्चुअली है तो वेवलेंथ। तो इस mv को mv इक्वल टू h/λ, ये हो गया इक्वेशन 2। ये हमको डी ब्रॉगलाई ने बताया। अब डी ब्रॉगलाई की बात जो कि बताई गई थी प्रॉपर स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के साथ, करोड़ों एक्सपेरिमेंट हुए और डी ब्रॉगलाई ने बात को सिद्ध किया। तो ये बात तो वैलिड है, ये बात तो करोड़ों एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा वैलिडेटेड थी। तो ये सिद्ध बात को अगर हम बोर की थ्योरी में यूज़ करें तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। आगे बढ़ जाऊँ? कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो बच्चों इक्वेशन 1 था mvr।
आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पर। एम बी की जगह क्या पुट कर देना है बच्चों अपने को, देख के बताइए। एम बी की जगह क्या पुट करना है बच्चों? H upon lambda. हाँ, तो एच अपॉन लैम्डा इंटू आर विल बी इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। यहाँ से बच्चों एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो और आई कैन से टू पाई आर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ लैम्डा। बच्चों अगर आपको इतनी मैथ्स आती हो तो शायद आपको पता होगा, अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर मोशन करती है ना सर, तो टू पाई आर उस सर्कुलर मोशन का क्या कहलाता है? तो बेटा अगर मैं डी ब्रॉगली वाली बात को बोर की ही थ्योरी में यूज़ कर लूँ ना, तो बोर की ही थ्योरी ये कहेगी कि सरकमफरेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो किसके बराबर है? वो किसके बराबर है? वेवलेंथ के बराबर है। पहले ऑर्बिट में वो, भाई जब पहला ऑर्बिट में n1 होगा तो पहले ऑर्बिट में जो सरकमफरेंस है वो सर्कुलर हो ही नहीं सकता, वो वेवलेंथ के बराबर है। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब जब हम डी ब्रॉगली का कंक्लूजन को बोर की थ्योरी में इस्तेमाल करेंगे तो बोर की थ्योरी खुद ये मान जाएगी, मैथमेटिकली एक्सेप्ट कर रही है बोर की थ्योरी। क्या इतना लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? यस सर। बोर की थ्योरी ने खुद मैथमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया। क्या बोर ने कहा था ना कि फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट होगा, बोर की थ्योरी ने मैथमेटिकली खुद मान ली बात कि सर अगर पहले ऑर्बिट की बात करोगे तो सरकमफरेंस विल बी वेवलेंथ के बराबर। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हो गया काम? बोर की थ्योरी ने खुद इस बात को मैथमेटिकली एक्सेप्ट कर लिया कि सरकमफरेंस एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होगी, वेव लेंथ के बराबर होगा। वेवलेंथ लैम्डा समझ गए ना? हेलो हेलो। Yes sir. तो बेटा Yes, कायदे से तो बोर की बात जो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड थे वो भी तो चाट गई, वो भी तो गलत हो गई। मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता पाया, बात है। तू जो बता रहा है वो भी तो सही नहीं है। हेलो हेलो। Yes. ठीक है, यहाँ से बच्चों इसके बारे में कहानी समाप्त होती है। नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट क्रमांक, ये फ़ोटो बना ली सबने? हटा दूँ? कोई रोक नहीं रहा? Yes sir, बना ली। नेक्स्ट बेटा, अब मुझे बता दो बेटा, डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर मॉडल में हमने शायद कैपिटल ए लिख चुका है, कैपिटल बी लिख चुका है, कैपिटल सी लिखने का टाइम है ना। अब हमें जानना है, इसने भी बोर पे बहुत आपत्ति लगाई, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चलो शुरू करें। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एक्चुअली बेटा कोई नई बात नहीं है, जो डी ब्रॉगली ने कहा था बस इसने इस बात को और मैथमेटिकल स्वरूप दे दिया। ऑब्वियस सी बात है, हाइजेनबर्ग को भी ये काम करने में बहुत साल, बहुत एक्सपेरिमेंट्स लगे और दुनिया भर को उसने एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध कर दिया। क्या? वही वाली बात जो डी ब्रॉगली ने कही थी। क्या? कि तुम किसी भी नगण्य मास की अगर वेलोसिटी देखोगे ना तो तुम कुछ ना कुछ उसमें एरर करोगे ही करोगे, या तो उसकी वेलोसिटी निकालने में या तो उसकी पोजीशन निकालने में। जैसे आप पंखा का पोजीशन बता सकते हैं बच्चों, मैंने ये क्षण में या अभी मैंने जब चुटकी बताई तब आपके पंखे का पर कहाँ था? नहीं सर, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे क्योंकि दिखता ही नहीं है। हेलो, तो बस हाइजेनबर्ग ने इसी बात को वैलिडेट कर दिया मैथमेटिकली कि तुम पोजीशन और वेलोसिटी एग्जैक्ट निकाल ही नहीं सकते, थोड़ा बहुत एरर करोगे ही करोगे। उसने बस उस एरर को कैलकुलेट कर दिया। बात समझ रहे हो? हेलो हेलो। यस सर। चलो, तो बच्चों एक काम करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की थ्योरी लिख के इसकी मैथ्स हम कल जानेंगे और फिर मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे दूंगा कल। पर खैर यहाँ तक की बात आज अब समाप्त होती है। बाकी चीज़ों के साथ बच्चों हम लोग मिलेंगे अब कल। मैं फिर भी सब बच्चों से एक्सपेक्ट करूँगा, ख़ास तौर पे नया बच्चा